नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिंदी वीडियो सीरीज़ और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ ओएस। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि टाइम शेयरिंग और फेयर शेयर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं मल्टीटास्किंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप मल्टीटास्किंग का स्ट्रक्चर देखें तो इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी मल्टी प्रोग्रामिंग की। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार यहाँ पर आई बटन पे टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आप मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छे से समझ पाए। अब यहाँ पर हम देखें कि मल्टी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर जैसा था कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हम लोड करते थे मेन मेमोरी में, उसी तरह सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी कि दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा तफावत नहीं है। P1 की जगह यहाँ पर लिखा है मेल, P2 की जगह यहाँ पर लिखा है ऑफिस। यानी कि मान लीजिए कि आप कोई ईमेल एक्सेस कर रहे हैं, MS ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, या तो फिर कोई मूवी या सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तरह तरह की प्रोसेस सिस्टम में चालू रहती है। उसी तरह मल्टी प्रोग्रामिंग में भी कुछ मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते थे। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन होगा, जाहिर सी बात है कि फिर तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन। पहले जो मल्टी प्रोग्रामिंग हुआ करता था, यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग लिया गया है विथ राउंड रॉबिन। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि राउंड रॉबिन क्या है। राउंड रॉबिन जो है वो एक प्रोसेस शेड्यूलिंग की टेक्निक है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट यूनिट में। लेकिन अभी आप इतना सीख ले कि राउंड रॉबिन के साथ मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे होता है। तो दोस्तों पहले मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि जब जॉब ए एग्जीक्यूट हो रहा होता था तो बाकी के सारे जॉब्स वेटिंग में रहते थे। जब जॉब ए ख़त्म होता था या तो फिर जॉब ए कोई किसी और रिसोर्सेज के लिए जाता था, तभी जाकर CPU मिलता था दूसरी जॉब्स को जो वेटिंग में थी। इसके अलावा CPU अलॉट करना दूसरी जॉब को नामुमकिन था, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है फोर्सफुल प्रीएम्पशन टू प्रोसेस। यानी कि हम बीच में से भी किसी प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप देखें ट्रैफिक सिग्नल को, मान लीजिए कि आप कोई व्हीकल लेकर रोड पर ड्राइव कर रहे हैं, तो जब आप किसी चौराहे पर पहुंचेंगे और वहां पर सिग्नल बंद होगा तो आप थोड़ी देर रुकेंगे। क्यों? मान लीजिए कि 2 मिनट का टाइम क्वांटम रखा है सिग्नल में, तो सिग्नल जो है पहले वाले लेन को 2 मिनट तक अलाउ करेगा, उसके बाद लेन 1 को क्लोज करके दूसरे लेन को 2 मिनट के लिए अलाउ करेगा, उसके बाद तीसरे को, चौथे को, इसी तरह सभी लेन को बारी बारी 2 मिनट के लिए खोला जाएगा और उस लेन में से जो भी व्हीकल पास होना चाहते हैं वो पास हो सकते हैं। उसी तरह कुछ यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। मान लीजिए कि अभी जॉब ए एग्जीक्यूट हो रहा है और टाइम क्वांटम हमने रखा है 2 मिलीसेकंड। तो 2 मिलीसेकंड के बाद CPU जॉब ए के पास से लेकर हम CPU दे देंगे किसी और जॉब को जो कि वेटिंग में है उसे, ठीक है। तो उसके बाद जॉब ए फिर से एक बार चली जाएगी वेटिंग में और कोई दूसरी नेक्स्ट जॉब जो एग्जीक्यूशन में होगी वो एग्जीक्यूट होगी। यानी कि हर 2 मिलीसेकंड के बाद CPU जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है उनके पास से लेकर जो प्रोसेस वेटिंग में है उनको दिया जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन, और उसी को हम कहते हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग या फिर फेयर शेयर। और इनका मुनाफा क्या है कि गुड रिस्पॉन्स टाइम। पहले क्या होता था कि जब जॉब ए ख़त्म होता था या तो फिर किसी और रिसोर्सेज के लिए जाता था, तभी जाकर CPU दूसरी जॉब्स को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर हर 2 मिलीसेकंड के बाद CPU स्विच होकर किसी न किसी और जॉब को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि सभी जॉब्स को यहाँ पर बारी बारी रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसे कहते हैं गुड रिस्पॉन्स टाइम।
रिस्पॉन्स टाइम उसे कहा जाता है दोस्तों जब भी किसी प्रोसेस को सीपीयू पहली बार मिले उसे कहते हैं वो पर्टिकुलर जॉब का रिस्पॉन्स टाइम। जैसे कि आप चैट कर रहे हैं किसी के साथ, बारी बारी लिखते हैं हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो, अगर 3-4 बार हाय हेलो लिखने के बाद सामने वाली जो भी व्यक्ति है वो आपको रिस्पॉन्स कर दे, जो भी बंदा वो बंदी आपको बोले हाय हाउ आर यू, तो यानी कि जब आप पहली बार रिप्लाई मिलता है उसे कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। उसी तरह जब किसी प्रोसेस को पहली बार सीपीयू मिल रहा होता है उसे कहते हैं वो प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट है प्रॉपर सीपीयू यूटिलाइजेशन। पहले क्या होता था दोस्तों, सीपीयू यूटिलाइज तो हो रहा था, लेकिन जब एक प्रोसेस ख़त्म होती थी और उसके बाद या तो कोई प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए जाती थी तब जाकर सीपीयू दूसरी प्रोसेस को मिल रहा होता था। लेकिन यहाँ पर बारी बारी हर टाइम क्वांटम के बाद सीपीयू किसी और प्रोसेस को मिल रहा है, यानी कि सीपीयू का यहाँ पर बेहतरीन यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ इनके लिमिटेशंस भी है वो भी देख लेते हैं। पहली लिमिटेशन, रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट कंटेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ पर हर 2 मिलीसेकंड या तो जो भी टाइम क्वांटम है उसके बाद कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है। अगर दोस्तों आप अपने क्लासरूम का एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि आपका लेक्चर ख़त्म हो रहा है हर 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद, तो ठीक है, आप जाहिर सी बात है पूरे दिन में 4 लेक्चर्स या एक लेबोरेटरी इस तरह से कुछ शेड्यूल अटेंड करके अपना दिन ख़त्म कर लोगे। लेकिन मान लीजिए कि लेक्चर अगर 15 मिनट का कर दिया जाए तो काफ़ी सारे लेक्चर्स हो गए एक दिन में, हर 15 मिनट के बाद लेक्चर चेंज होगा, तो आप पूरी तरह से बोर हो जाओगे इस टाइप के अरेंजमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन, परफेक्ट शेड्यूलिंग अल्गोरिदम। शेड्यूलिंग अल्गोरिदम भी वहाँ पर चाहिए शेड्यूल करने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और इनके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर है, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम का फैकल्टी जो है क्लास से बाहर जाएगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फैकल्टी हो क्लास में आएगा, तो इनमें कुछ टाइम, जाहिर सी बात है कोई टाइम थोड़ा सा 2-5 मिनट टाइम वेस्ट होगा। पूरे का पूरा अमाउंट ऑफ टाइम जो है लेक्चर का वो आप एक्सेस नहीं कर पाते। तो उसी तरह दोस्तों अगर यहाँ पर हर 2 मिलीसेकंड के बाद सीपीयू स्विच हो रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम जो है सीपीयू एक प्रोसेस से स्विच करके जब दूसरी प्रोसेस में जाता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। और कौन सी प्रोसेस को नेक्स्ट में सीपीयू देना है वो भी एक शेड्यूल करना पड़ता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरे दिन के लिए या तो पूरे वीक के लिए या तो फिर पूरे सेमेस्टर के लिए टाइम टेबल दिया जाता है, ताकि आपको पता चले कि इसके बाद कौन सा लेक्चर है, कल कौन कौन से लेक्चर है, परसों कौन कौन से लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरह का कुछ शेड्यूलिंग करना ज़रूरी है, ताकि पता चले कि अगर जॉब ए अभी एग्जीक्यूट हो रहा है तो जॉब ए के बाद सीपीयू किसे देना है। ठीक है, तो ये सब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो है वो हम सीखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट यूनिट में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन, नो प्रायोरिटी अरेंजमेंट। मान लीजिए आप अगर रोड पर अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, अगर उसी समय पीछे से कोई एम्बुलेंस आ जाए तो आप क्या करोगे, उस मेडिकल व्हीकल्स को या एम्बुलेंस को पहले प्रायोरिटी दोगे, आप थोड़ी देर साइड में हो जाओगे और एम्बुलेंस को आगे जाने दोगे। उसी तरह अगर कोई नेता निकलता है, कोई मिनिस्टर निकलता है रोड ऊपर, तो पुलिस क्या करती है कि उन कॉमन पीपल जो गुजर रहे होते हैं रोड में से उनको थोड़ी देर रोक देती है और जो वीआईपी पर्सन है उनको अलाउ करती है आगे जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ही कॉमन पीपल आगे जा सकते हैं। तो इस तरह का कोई वीआईपी कल्चर जो है, प्रायोरिटी हम यहाँ पर मल्टीटास्किंग में सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक लिमिटेशन है। अगर आप मल्टीटास्किंग को कंपेयर करें दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग से, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारी लिमिटेशन थी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये ऊपर वाली जो 3 लिमिटेशन है ये हम मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट यूनिट में कवर करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिमिटेशन थी, जो कि नो फोर्सफुल प्रीएम्पशन टू प्रोसेस, यानी कि ज़बरदस्ती किसी प्रोसेस को स्टॉप नहीं किया जाता था, तो वो लिमिटेशन यहाँ पर ओवरकम हो गई है। यहाँ पर हम ज़बरदस्ती किसी भी प्रोसेस को टाइम क्वांटम ख़त्म होने के बाद स्टॉप कर सकते हैं और सीपीयू कोई और प्रोसेस को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी जो भी लिमिटेशंस है उनमें से हम कुछ लिमिटेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में यानी कि अगले लेक्चर में ओवरकम करने की कोशिश करेंगे।
तब तक के लीजिए मुझे दीजिए इजाज़त। आशा रखता हूँ कि आज का जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी परेशानी सोल्व कर पाऊँ। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।